छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं रीढ़ की हड्डी एकांकी का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಾವು रीढ़ की हड्डी एकांकिಯ अंतिम ಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ। इस एकांकी के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। इस एकांकी एक सामाजिक एकांकी है, अब आपको पता चल चुका है। अब तीसरे भाग में अभी तक जो कहानी हुई है उसके बारे में अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो उमा को देखने के लिए यहाँ गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को लेकर आए हैं और उनका इरादा है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। यहाँ उमा बीए पास कर चुकी है, फिर भी उमा के पिताजी इसे छिपाते हैं। वे कहते हैं कि अब गोपाल प्रसाद से कि मेरी बेटी यानी कि उमा सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है और आगे कहानी क्या होगी और गोपाल प्रसाद और शंकर की क्या हालत होगी, हम इस कहानी का जो भाग बाकी है आज हम देखेंगे। तो यहाँ अब आपको पता चला कि गोपाल प्रसाद पूछते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। मेरे कानों में एक विषय पड़ा है, एक बात पड़ी है, वो गलत है ना। क्या, कौन सी बात? राम स्वरूप पूछते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं यही पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपकी बेटी के पढ़ाई लिखाई के बारे में मैंने कुछ सुना है कि वह गलत है ना। क्या सुना है अभी आपको पता चलेगा। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद फिर से कहते हैं हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ। मेम साहब तो रखनी नहीं है, मेम साहब के रूप में वह नहीं रह सकती घर में आकर। वह तो मेम साहब, क्योंकि हम तो राजा महाराजा नहीं और वह आकर वह कुछ करने के नहीं रहता, घर में ही रहना है, इसीलिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को? अगर वह मेम साहिबा के रूप में रहने लगेगी तो उससे कौन भुगत सकता है? इसका मतलब है हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसीलिए हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। देखिए आप समझ रहे हैं ना। यस, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास हो सकती है, इसका मतलब है 10th स्टैंडर्ड। 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, मैक्सिमम, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ओके, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। आपने भी हमसे यही कहा है कि आपकी लड़की सिर्फ मैट्रिक पास है। तो शंकर से पूछते हैं, शंकर भी वही कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना पिताजी की बात सच है, हमें कोई नौकरी करानी नहीं है उससे, इसका मतलब है लड़की से, उमा से, तो हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की क्यों नहीं जाके। देखिए नज़रिया कैसा है, ಯಾವ ರೀತಿ दृष्टिकोण है, नज़र नहीं नज़रिया, उसका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है। राम स्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, राम स्वरूप बोलते नौकरी करने वो नहीं जाएगी, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। गोपाल, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, गोपाल प्रसाद से दूसरे लोग इस तरह कहते हैं कि आपके बेटे बीए एमए तक पढ़ चुके हैं ना, आप अपनी बहुएं भी ऐसे ही पढ़ी लिखी बहुएं लाइए। लेकिन गोपाल प्रसाद इस बात से सहमत नहीं है। सहमत अंदर ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ। वे कहते हैं भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। ನೋಡಿ गोपाल प्रसाद ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में वे भेद देखते हैं। इसका मतलब है पढ़ने का काम सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। इस प्रकार गोपाल प्रसाद सोचते हैं। एक बात है, अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना है, समर्थ होना है पढ़कर, यह मर्दों का काम है। स्त्रियों की शिक्षा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। अगर स्त्रियां भी अखबार, अंग्रेजी अखबार, इंग्लिश पेपर ओदोदಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, पॉलिटिक्स की बातें करने लगी या पॉलिटिक्स में चली जाती है, तो गृहस्थी कौन निभाएगा? घर में
घर का सब कुछ देखना उस स्त्री का ही कर्तव्य होता है। अगर वही काम बाहर आ जाएगी तो घर की जिम्मेदारी कौन लेगी? इसीलिए जनाब, मोर के पंख होते हैं। इसीलिए स्त्री का काम क्या है? घर में ही रहना, गृहस्थी निभाना ही उसका एकमात्र काम है। इसीलिए वे उदाहरण देते हैं, गोपाल प्रसाद जी एक उदाहरण देते हैं, जनाब मोर के पंख होते हैं। मोर ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲು, ನವಿಲಿಗೆ ಏನೋ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪುಕ್ಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನವಿಲು ಗರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ನಿಗೆ नहीं। ಆದರೆ ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಮೋರ್ನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। शेर के बाल होते हैं, ಸಿಂಹ के ಕೂದಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಕಿನ್ ಶೇರ್ನಿಗೆ नहीं। ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂದಲುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ। जी हाँ, राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ। और मर्दों के दाढ़ी होती है, मर्दों के पुरुषರಿಗೆ गड्ढ इरुत्ते, औरतों के नहीं है। हाँ ठीक है ना। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद गंभीर मुद्रा में ही बैठते हैं। गोपाल हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। दुनिया में ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ वे काम सिर्फ मर्दों को ही करना है। ನೋಡಿ, ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಚೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ। ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ? क्योंकि दोनों को समानता देनी है, तो सिर्फ मर्दों के लिए ही। और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम का मतलब है ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा भी मर्दों के लिए ही है। औरतों के लिए मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार कौन अपना विचार व्यक्त कर रहा है? गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद कौन है? शंकर के पिता। राम स्वरूप शंकर से चाय लीजिए, ये विषय बदलना चाहते हैं, इसीलिए राम स्वरूप शंकर से बोलते हैं चाय लीजिए, टी तगोली लीजिए। नोडी रेस्पेक्ट। शंकर धन्यवाद, पीछुका ನಾನು ಕುಡ್ದಾಯ್ತು, ಬೇಡ ನನಗೆ। गोपाल प्रसाद से राम स्वरूप आप लीजिए। बस साहब अब तो खत्मे ही कीजिए, ಸಾಕು ಮುಗಿಸಿ, ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ನೀವೇನು ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ, खाया ही नहीं, ನೋಡಿ ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ, ही भाई ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, माफ़ करना, चाय के साथ अगर टोस्ट होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन टोस्ट नहीं थे। क्या बताइए? वो मक्खन के बारे में आपको पता है ना क्या हुआ है? मक्खन लाना भूल गए थे, इसीलिए अब मक्खन लाने के लिए किसको भेजा है बाजार में? घर के नौकर को। नौकर का नाम क्या है? रतन। रतन अभी गया है मक्खन लाने के लिए, अभी तक लौटा नहीं है। अब इनका नाश्ता भी पूरा हो चुका है, कब वो लौटेगा पता नहीं, देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। आज एक अंकी पूरी होगी ना, आज ज़रूर वह लौटेगा। नाश्ता ही तो करना था साहब। गोपाल प्रसाद नाश्ता करना था, कोई पेट तो भरना नहीं था ना, पेट भरने के लिए हमने यहाँ नहीं आए हैं ना, क्या बताए? और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं, और टोस्ट वोस्ट मैं नहीं खाता, मुझे देसी चीज़ें ही अच्छी लगती है। राम स्वरूप है मेज़ का ये एक तरफ सरका देते हैं मेज को, और टेबल नॉन साइड के नुक पिट ಹೇಳ್ತಾರೆ। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा दूर से अंदर का दरवाज़ा उधर है, उधर मुँह करके वे ज़ोर से किसी को पुकारते हैं, ज़ोर आवाज़, ऊंची आवाज़ में। अरे पान भिजवा देना, पान भिजवा देना अंद्रेनो? ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆನ ಕಳಿಸಿ, ಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ, ಸುಪಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆ, ಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ, ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಅರ್ಥ। ಸಿಗರೇಟ್ ಭಿಜವಾವು, आपको सिगरेट चाहिए ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। गोपाल प्रसाद बोलते हैं जी नहीं चाहिए। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। हाथ में पान की तश्तरी ಅಂದರೆ प्लेट ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು उमा ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। जिस कमरे में सभी बैठे हैं ना, वहाँ आ रही है। सादगी के कपड़े, सादगी ಅಂದರೆ सिंप्लिसिटी, ಅಂದರೆ ತುಂಬ सिंपल ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ। गर्दन झुकी हुई, आपने सभी सीरियल में कभी आपने देखा है ना ऐसे सीन। और गर्दन ಕತ್ತನ ಬಗ್ಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಂಖೆ ಗಡಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಿಸ್ಕೋ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೈ? उमा को। उमा क्या लेकर आई?
पान लेकर आई, एक तश्तरी में पान लेकर आई है और शंकर आंखें छिपा कर देख रहा है। आंखें छिपा कर ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಗೋಪಾಲ್ प्रसाद देख रहे हैं, ये लड़का है ना शर्मा रहा है। छिपा कर उसे ताक रहे हैं, ताकना ಅಂದ್ರೆ यहाँ देख रहा है, ये दोनों देख रहे हैं। राम स्वरूप है यही है मेरी बेटी, आपकी लड़की है यह, लाओ बेटी पान मुझे दो। इस प्रकार राम स्वरूप अपनी बेटी से तश्तरी ले लेते हैं। उमा पान की तश्तरी, नोड़ी तश्तरी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, पिता को देती है, देना ಕೊಡುವುದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, देते समय चेहरा थोड़ा ऊपर, अभी गर्दन झुकी थी तो चेहरा नीचे था, अब थोड़ा ऊपर उठा तो नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। जो चश्मा उसने पहना था वो दिखा। किसने देखा? गोपाल प्रसाद ने देखा, शंकर ने भी देखा। आजकल कौन ज्यादा चश्मा पहनते हैं? जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हें चश्मा आ जाता है। इसीलिए नगर में जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें वे बच्चे ज़्यादा चश्मा पहनते हैं, वही गांव में रहने वाले लोग बहुत वे छात्र अब भी कम ही चश्मा पहनते हैं, है ना। रिम वाला चश्मा ಬಾಪ್ ಬೇಟೆ ಚೌಂಕುಡ್ತೆ ಹೇ, ಚೌಂಕನ ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವಳು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? यह शायद पढ़ी लिखी लड़की है, कॉलेज भी जा चुकी है। चश्मा और दोनों ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಜರಾ ಸಕ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು। ಸಕ್ಪಕ್ಕಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी। ಆಂಕೆ ದುಃಖನೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಿछले महीने ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕಷ್ಟೇ स्पेक्ट्स हाकಬೇಕಾಗಿದೆ, यह पढ़ने के कारण आया हुआ चश्मा नहीं है। गोपाल प्रसाद को फिर भी अनुमान है, वे पूछते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं है ना? वजह ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕನ್ನಡಕ ಅಲ್ಲ ತಾನೇ ಇದು? राम स्वरूप बोलते हैं नहीं साहब, यह तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने बताया ना आपको, अर्ज किया ಅಂದ್ರೆ मैंने बताया ना, विनती की ना। संतुष्ट होकर गोपाल प्रसाद जब खुश हो जाते हैं क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पढ़ाई की नहीं की है। कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी बैठो, किसे बोलते हैं? उमा को बोलते हैं। राम स्वरूप हाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर और अपने बाजे गाजे के पास बैठो, जो अपने जो वाद्य यंत्र है ना उसके पास ही बैठो। कौन ले आकर रखा था? रतन। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चाल में चलते समय तो खराबी नहीं है, ठीक ही है। चेहरे पर भी छवि है, चेहरा भी आकर्षक है। किसका चेहरा? उमा का चेहरा। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? अभी प्रश्न करने लगते हैं, देखिए इंटरव्यू ले रहे हैं उमा की, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप बोलते हैं जी हाँ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೇನು ಕಸುಬುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಶಲಕಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। तो ये भी उसी ज़माने के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जी हाँ सितार भी और बाजा भी ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ। सुनाओ तो एकाध गीत सितार के साथ, ಒಂದು ಸಿತಾರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳು। इस प्रकार अपनी बेटी उमा से राम स्वरूप कहते हैं। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा का भजन प्रसिद्ध मशहूर भजन है। इस भजन को यहाँ उमा गाने लगती है सितार के साथ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, स्वर से ही पता चल चुका कि यह अच्छा गाना गाती है, गाने का ज्ञान इसे है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, उसमें तल्लीन हो जाती है, मग्न हो जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। गाते गाते अपना मस्तक, अपना सिर ऊपर उठाती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। गाते गाते अपना सिर उठाती है तो उसकी आंखें शंकर की
आंखों से मिल जाती है तो एकाएक वह गाना रोक देती है, रुकती है वहीं। रामस्वरूप को आश्चर्य हुआ, क्यों, क्या हुआ उमा? गाने को पूरा करो, हाडನ್ನ पूर्ति माडो, याक निलिस्ते? गोपाल प्रसाद, नहीं 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 साहब। गोपाल प्रसाद बोलते, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपके अच्छा गाती है, ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಉಮಾ ಸಿತಾರ್ ರಖಕರ್ ಜಾನೆ ಕೊಡ್ತಿ ಹೇ, ಸಿತಾರಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋಪಾಲ್ प्रसाद उमा से ही पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेटिंग भी सीखी है? पेंटिंग ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ನಿನಗೆ? सीखी है तुमने? उमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहती है. रामस्वरूप ही उसके बदले बोलते हैं, हाँ यह तो मैं आपको बताना भूल भी गया, ನಾನು ಹೇಳದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, बताना भूल भी गया. यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना, यह जो तस्वीर है ना, वो तस्वीर कुत्ते वाली इसी ने खींची है, ಇವಳೇ ಅದನ್ನು पेंट ಮಾಡಿರೋದು, इसी ने खींची है, ನೋಡಿ. और वह उस दीवार पर भी है ना, और एक तस्वीर, वो भी इसी ने खींची है. गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छा है. और सिलाई वगैरह, स्टिचिंग, ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡೋದಾಯಿತು, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲಾಯಿ ವಗೈರಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है. रामस्वरूप फिर से यही उत्तर देते हैं. उमा ने कोई उत्तर नहीं दिया. घर की सारी सिलाई का काम यही करती है, यहाँ तक मेरी कमीज़े भी यही, ನನ್ನ ಶರ್ಟನ್ನು ಇವಳೇನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विमान भी जीते हैं. ಇನಾಮ್ ವಿಮಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇನಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಉಮಾ ಚುಪ್. ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಇಶಾರೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖಾಸ್ತೆ, ಹೇಳು ಅಂತ ಕೆಂಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಉಮಾ ಚುಪ್ ಹೇ, ಏನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿ ತರ ಗರ್ದನ್ ಝುಕಾಯೆ ಖಡಿ ಹೇ. ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧೀರ್ ಹೋಗ್ತೆ ಹೇ और राम स्वरूप सकपकाते हैं. ये ಮಾಡಬೇಕು, गोपाल प्रसाद के गुस्सा आ रहा है, ये क्यों उत्तर नहीं दे रही है, ऐसा सोचकर. और यहाँ राम प्रसाद को भी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ यह रिश्ता टूट भी सकता है, वे पसंद ना भी कर सकते हैं, ऐसी आशंका राम स्वरूप के मन में उठ रही है. राम स्वरूप, जवाब दो उमा. गोपाल से, है ज़रा शर्माती है. इनाम तो इसने ज़रा शर्माती है. ಶರ್ಮಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ಪ್ರೈಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಝರಾ ರೂಖಿ ಆವಾಜ್ ಮೇ, ರೂಖಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡುಸು ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೋರು ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಝರಾ ಇಸೆ ಬಿ ಮುಖ ಖೋಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಉಮಾಕೋ ಭಿ ಮುಖ ಖೋಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ನಾ, ಅವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು, जवाब दो ना. जवाब ಅಂದರೆ उत्तर. हल्की लेकिन मजबूत आवाज में अब उमा पहली बार मुंह खोलती है और बोलने के लिए कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, क्या जवाब दूं, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು, क्या जवाब दूं, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. जब कुर्सी मेज बिकती है, ನೋಡಿ ಎಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದು. ಜಬ್ ಕುರ್ಸಿ ಮೇಜ್ ಬಿಕ್ತಿ ಹೇ, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್ನ ಮಾರಾಟ ಆದಾಗ, ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता. दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ पूछता है क्या? कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ उन्हें पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना छोड़कर चले जाते हैं. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. यहाँ कुर्सी और मेज से कुछ पूछने नहीं, उसी प्रकार यहाँ व्यापार करने के लिए ये लोग आए हैं, तो मैं एक कुर्सी या मेज के समान हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ. इस प्रकार तीखी आवाज़ में, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಧ್ವನಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉಮಾ ऐसा मत बोलो ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, रिश्ता टूट सकता है. उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबी जी, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಕಹಲೇನಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना,
ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾಶಯ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, महाशय इनसे ज़रा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? लड़कियों के दिल नहीं होता? ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ದಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ, ದಿಲ್ नहीं होता क्या? उनको चोट नहीं लगती? ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? क्या ये बेबस भेड़ बकरियां है? ನಾವೇನು ಭೇಡ್ ಬಕ್ರಿಯ ಏನು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ? जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं, ಕಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟುಕ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಆಡನ್ನ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರುಗಳು. गोपाल प्रसाद को गुस्सा, पारा चढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया. बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था यहाँ? इज्जत उतारने के लिए अंद्रेनो, मेरा अपमान करने के लिए आपने मुझे बुलाया? उमा तेज आवाज में, अब उमा का पारा भी चढ़ गया, इसका मतलब इसका गुस्सा भी बढ़ गया. जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होते, सिर्फ आपकी ही बेइज्जती होती है, हमारी नहीं होती. ಅವಮಾನ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗಾಗಲ್ವಾ, ನಮಗಾಗಲ್ವಾ? जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಗನ ಕೇಳಿ, ಪುತ್ರರತ್ನನ ಕೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾಕೆ ಇರ್द गिर्द ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ घूम रहे थे, ज़रा एक बार पूछ लीजिए. और यहाँ से वहाँ से कैसे भगाए गए थे, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಂಕರ್, ಬಾಬೂಜಿ ಚಲಿಯೇ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗಿ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಗುಟ್ಟಿಗ ರಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬೂಜಿ ಚಲಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप, अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. उमा ही बोलती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है. कोई पाप नहीं किया? ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ತಪ್ಪ? BA ಪಾಸ್ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಕೋಯಿ ಚೋರಿ ನಹಿ ಕಿ. ಚೋರಿ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾ ಆಪ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಕಿ ತರಹ ತಾಕ್ ಝಾಂಕರ್ ಕಾಯರತಾ ದಿಖಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಥರ ಹೇಡಿತನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾಯರ್ ನಹಿ ಹೂಂ ಮೈ. ಮುझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, ನನ್ನ ಗೌರವ ನನ್ನ ಮಾನದ ज्ञान ನನಗಿದೆ. लेकिन आपके बेटे को कुछ भी नहीं है. लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे. ನೌಕರಾನಿಕೆ ಪೈರಂ ಪರ್ ಪಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದವಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ. ಕೇಳಿ, ಅವನ ಥರ ನಾನಲ್ಲ. ಮೈನೆ BA ಪಾಸ್ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ गर्व से उत्तर दे रही है. उमा उमा चुप, कौन बोलता है? राम स्वरूप, उमा के पिताजी. गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में है, पूरा गुस्सा बढ़ गया है. बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया. दगा अंद्रेनो? ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು. आपकी लड़की BA पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, ಬರೀ 10th ವರೆಗೂ ಓದಿರೋದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. लाइए मेरी छड़ी कहाँ है मेरी छड़ी, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಲು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मैं चलता हूँ, छड़ी ढूंढ कर उठाते हैं. BA पास, ಓಫ್ BA ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಓಹ್, ಎಂಥ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜಬ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ, ಝೂಟ್ ಕಾ ಭಿ ಕುಚ್ ठिकाना है. आओ बेटे चलो, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಮಾ, जी हाँ चलिए चलिए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ है कि नहीं, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ अपमान कर रही है. उसका अपमान हो रहा है. किसका? शंकर का. बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस है और गुस्सा बढ़ रहा है. और उनके लड़के के रुलासापन, वो रोने जैसा हो गया है. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. शादी करने आया था, लेकिन अब क्या मिली उसे, उसकी पूरी पोल खुल गई है ना, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು.
तो ಬಾಬು ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ दोनों बाहर चले जाते हैं, ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, कुर्सी में हागे कूद बिड़ತಾರೆ. इसका मतलब ये रिश्ता भी टूट गया ना, इसलिए वे उदास होकर कुर्सी पर धम से ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ಉಮಾ ಸಹಸಾ ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ, ಉಮಾ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಹಸಾ ಸಹಸಾ ಅಚಾನಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಲೇಕಿನ್ ಸುಸ್ಕಿ ಹಸಿ ಸಿಸ್ಕಿಯೋ ಮೇ ತಬ್ದೀಲ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಈಗ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ತಬ್ದೀಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಿ ಹೇ. ಪ್ರೇಮ का घबराहट की हालत में आना, प्रेमा अंदर से घबराई हुई स्थिति में प्रवेश करती है मंच पर. उमा रो रही है, उमा अळता ಇದೆಯಾ ನೀನು? यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं. रतन आता है, अदे टाइमिಗೆ रतन ಬರ್ತಾನೆ. कहाँ गया था? मक्खन लाने बाजार गया था. रतन बोलता है बाबूजी मक्खन बेन्ने ತಂದಿದ್ದೀನಿ कहता है. सब रतन की ओर देखते हैं और पर्दा गिरता है, स्क्रीन डाउन आगुते. यहाँ यह एकांकी खत्म होती है. इस प्रकार स्त्री के विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं थी और आजकल की लड़कियों को कैसे होना चाहिए, यह हम इस एकांकी के माध्यम से सीख सकते हैं. तो यह एकांकी खत्म होती है. आप सबको मेरा नमस्कार.